हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिवम सुखीजा क्लासेस में। 18 तारीख धीरे धीरे करके नजदीक आ रही हैं। धड़कनें बढ़ रही हैं। पेपर कैसा आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल दे दें। तो आओ फटाफट से इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 का एक चैप्टर। पहली बात तो इस चैप्टर को पढ़ाया क्यों जा रहा है ये देख लेते हैं। भाई साहब, स्टूडेंट्स केवल खेलने ही नहीं बल्कि सुरक्षित तरीके से खेलें और समझदारी के साथ खेलें। ये आपको यहीं पे पता चलेगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, तो ह्यूमन बॉडी किस तरीके से वर्क करती है ये यहां पर पता चलेगा। इसका आपके हार्ट पर, लंग्स पर और बॉडी के अदर जितने भी पार्ट्स हैं उस पर किस किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, कैसे चेंजेस आपकी बॉडी में आने लगते हैं, वो यहां पर पता चलेगा। उसके बाद वो ये कहता है कि भाई साहब, इस चैप्टर को पढ़ाने का मेन मकसद ये भी है। आपने देखा होगा जब भी आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर रहे होंगे या स्पोर्ट्स पर्सन को ही देख लेना, वो वार्म अप करते हैं, या आप भी जिम जाते होंगे तो उससे पहले वार्म अप करते हैं। क्यों करा जाता है वार्म अप? ठीक है। और रेगुलर ट्रेनिंग क्यों दी जाती है स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह को? क्यों दी जाती है रेगुलर ट्रेनिंग? ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके, इसलिए। तो ये सब यहाँ पे ही पता चलेगा आपको इसी चैप्टर में। और उसके बाद आपने कई बार देखा होगा कि कई बार ना इंजरीज हो जाती हैं, इंजर्ड हो जाता है बंदा। तो वो इंजर्ड क्यों हुआ है? ठीक है। आजकल तो रील्स भी आती हैं कि आप देखते होंगे कि भाई साहब, खेलते खेलते बंदे को चोट लग गई। तो क्यों लग गई? ऐसा क्या कारण हुआ जिसकी वजह से चोट लगी? और उसका क्या प्रिवेंशन हो सकता है? इंजरीज कितने तरीके की हो सकती हैं? तो ये सारी चीज आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे। होप सो क्लियर हुआ होगा। तो आओ फटाफट से चैप्टर को शुरू कर। अब पहले मैं आपको एक एक करके सारे के सारे कंपोनेंट्स बताऊंगा किसकी, फिजिकल फिटनेस के। तो सबसे पहला कंपोनेंट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बारे में क्या लिखा है ध्यान से देखो। स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स। आपकी मसल्स की वो एबिलिटी जिससे वो फोर्स लगा सके। क्या लगा सके? फोर्स लगा सके और रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम कर सके। जैसे सपोज करो एक भारी सिलेंडर पड़ा हुआ है, उस सिलेंडर को खिसकाना है। अब हाथों के जरिए जब मैं उसको खींचूंगा तो मैं क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। और वो जो उसका भारी वेट है, जो उसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसके अगेंस्ट मेरी फोर्स काम कर रही है। तो इसका मतलब ये एग्जांपल है किसका? स्ट्रेंथ का। क्यों? क्योंकि मेरी मसल्स में वो एबिलिटी है कि वो फोर्स लगा सके और रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम कर सके। यही मेरे मसल्स की एबिलिटी, मेरी स्ट्रेंथ को दर्शा रही है। अगर स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो उसके फोर्स के, वो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम ही नहीं करेगी। अब अगला कंपोनेंट देखिए है स्पीड। स्पीड का मतलब क्या लिखा है? अरे भाई, आपकी वो एबिलिटी जिससे आप किसी भी काम को, किसी भी मूवमेंट को कम से कम समय में परफॉर्म कर सको, वही आपकी स्पीड को बतलाती हैं। भाई साहब, एग्जाम्पल देखो क्या बढ़िया दिया है। फोन गिरते ही तुरंत पकड़ लेना। जैसे फोन गिर जाता है और आप एकदम से पकड़ लेते हो, तो आपका वो जो क्विक रिएक्शन है, आपका जो फास्ट मूवमेंट है, यही किसके इक्वल है? आपकी स्पीड के इक्वल है। तो आपकी वो एबिलिटी जिससे आप किसी भी काम को कम से कम समय में कर पा रहे हो, वो आपकी स्पीड है। दूसरा कंपोनेंट ये था। अब नेक्स्ट कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस का, एंड्योरेंस। अरे भाई, आपकी बॉडी की वो एबिलिटी जिससे आप किसी भी वर्क को, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाओ, लेकिन कैसे? लंबे समय तक और कैसे? बिना थके। जब आपकी बॉडी के अंदर एबिलिटी है कि आप बिना थके कोई भी काम को लंबे समय तक कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपकी बॉडी की एंड्योरेंस अच्छी है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि स्कूल्स में असेंबली थोड़ी लंबी हो जाती है तो बच्चे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब उनकी एंड्योरेंस लो है। और कुछ बच्चे खड़े रहते हैं हष्ट पुष्ट तरीके से, तो इसका मतलब उनकी एंड्योरेंस बढ़िया है। तो ये सारे एंड्योरेंस के एग्जांपल थे। आओ लास्ट देख लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जॉइंट्स और मसल्स की वो एबिलिटी जिससे आप बॉडी पार्ट्स को फ्रीली मूव कर सकते हो, वही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती हैं। आप डांसर्स को देखिए। डांसर्स इजीली कोई भी स्टेप कर लेते हैं। वो क्यों कर लेते हैं? बिकॉज दे हैव हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो कुल मिलाकर अगर कोई इंसान जमीन पर बैठकर आराम से उठ पा रहा है, तो इसका मतलब दे हैव अ गुड साइन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आप देखते होंगे जो बंदे एज्ड हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं,
वो उनसे जमीन पर बैठ करके फिर उठा नहीं जाता है, तो इनका मतलब उनकी फ्लेक्सिबिलिटी अब लूज हो चुकी है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या थी, एंड्योरेंस क्या थी, स्पीड क्या थी और स्ट्रेंथ क्या थी, ये सब हमने कवर अप कर दिया है। अब अगर आगे ये वर्ड्स उपयोग होते हैं पूरी की पूरी वीडियो में, तो आप इजीली समझ पाओगे स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। तो आओ नेक्स्ट शुरू कर, आओ फटाफट से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ कर लेते हैं। यानी कि ये है क्या? अरे भाई, आपकी बॉडी के अंदर ही या बॉडी रिलेटेड फैक्टर जो आपकी स्ट्रेंथ को, मसल की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं, वो पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे मेरे बॉडी के अंदर कौन कौन से रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं जिससे मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ अफेक्ट होती है। देख लो भाई, सबसे पहली साइज ऑफ द मसल्स बोला है उसने। अगर किसी बंदे के पास लार्जर मसल्स हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप लिख लेना यार, कोई दिक्कत नहीं, मेन बात समझना है। अगर किसी बंदे के पास लार्जर मसल्स हैं, तो उसका मतलब उसके पास लार्जर फाइबर्स हैं। मसल्स के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ मसल्स होते हैं, थ्रेड टाइप, आप देखना, ठीक है। तो लार्जर मसल्स होंगे तो लार्जर फाइबर्स होंगे, और लार्जर फाइबर्स होंगे तो ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी। ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होने मतलब ज्यादा स्ट्रेंथ। इतनी बात क्लियर होगी। तो साइज ऑफ द मसल, लार्जर मसल्स, लार्जर फाइबर्स, जिसका मतलब ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी, ज्यादा स्ट्रेंथ बनेगी। बॉडी का वेट भी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। कैसे? भाई साहब देखो, दो तरीके से होता है। जिम वाले बंदों से आप मिलना, वो आपको ये कहेंगे कि भाई साहब आपकी बॉडी में तो फैट है, इसको रिड्यूस करो। वो कहते हैं लीन फैट चाहिए हमें। कौन सा फैट चाहिए? लीन बॉडी वेट फैट, ठीक है। तो लीन बॉडी वेट अगर उनके पास है, तो भाई साहब स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर एक्सेस फैट है, तो भाई साहब बॉडी के पास तो पहले से ही बहुत ज्यादा फैट है, ठीक है। अब बॉडी उसका लोड उठाएगी या और जगह रेजिस्टेंस के अगेंस्ट फोर्स लगाएगी। तो अगर आपकी बॉडी के पास एक्सेस फैट है, तो भाई साहब आपकी बॉडी का वेट ही ज्यादा हो जाएगा, जिससे बॉडी का वेट को भी संभालना पड़ेगा, वो भी एक रेजिस्टेंस पे काम करेगा, और जिस पे फोर्स लगानी है वो सामने वाला भी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। लेकिन इफ यू हैव लाइक अ जिम पर्सन अ लीन बॉडी वेट, ठीक है, तो उस सिचुएशन में स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी। इतना देख लेना आप। मसल की बनावट कैसी है, मसल्स की कंपोजिशन कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, टाइप कैसा है, ध्यान से देख लो यार। फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं और स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं। मसल की बनावट कैसी है? दो तरीके से, एक फास्ट ट्विच फाइबर और एक स्लो ट्विच फाइबर। यहां देख लो। अब जो फास्ट ट्विच फाइबर है वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब श्रिंक हो जाते हैं। जो फास्ट ट्विच फाइबर है वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और स्लो ट्विच फाइबर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए जो फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं वो मोर पावर देते हैं, मोर स्ट्रेंथ देते हैं। बाकी स्लो ट्विच फाइबर्स एंड्योरेंस तो ज्यादा देते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ को कम प्रोड्यूस करते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। नर्व इंपल्स, वैसे इसकी पूरी हेडिंग का नाम है इंटेंसिटी ऑफ नर्व इंपल्स। इंटेंसिटी ऑफ नर्व इंपल्स। भाई साहब, आपके ब्रेन से आपकी मसल्स तक सिग्नल जो जाता है उसको नर्व इंपल्स कहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर किसी बंदे के पास स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी ऑफ नर्व इंपल्स है, ठीक है, तो उसकी मसल्स फाइबर जल्दी जल्दी एक्टिवेट होगी। जितनी जल्दी एक्टिवेट होगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करेगी। तो होप सो आपको ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ समझ आ गया होगा। पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। आओ अब फटाफट से ऐसे बॉडी रिलेटेड फैक्टर्स देख लेते हैं जिनकी वजह से हमारी स्पीड डिटरमाइन होती है, स्पीड डिसाइड होती है। तो सबसे पहले है मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। अरे भाई साहब, आपका ब्रेन आपकी मसल्स को जितना जल्दी सिग्नल भेजेगा उतना ज्यादा आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो नर्वस सिस्टम का काम ही यही होता है कि बॉडी के हर पार्ट तक, पूरे मसल्स तक सिग्नल भेजना। अब जितना ज्यादा नर्वस सिस्टम सिग्नल को तेज पहुंचाएगा उतनी ज्यादा स्पीड्स इंक्रीज होगी, क्विक रिएक्शन होंगे, क्विक मूवमेंट होंगे। क्लियर हो गया होगा। मसल कॉम्पोजिशन, मसल की बनावट अभी पीछे भी बताया हमने। मसल्स की बनावट में उसने दो तरीके के फाइबर का उपयोग किया है, एक फास्ट ट्विच फाइबर और एक स्लो ट्विच फाइबर। फास्ट ट्विच फाइबर जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाई स्पीड होती है, शॉर्ट टाइम में हाई स्पीड ये आपको दे देते हैं। लेकिन अगर आप स्लो ट्विच फाइबर की बात करेंगे, तो स्लो ट्विच फाइबर अगर किसी की बॉडी में ज्यादा है, किसी की मसल्स में ज्यादा है, तो भाई साहब शॉर्ट टर्म में जो स्पीड रहेगी वो कम रहेगी। इतनी बात क्लियर है। तो बॉडी की मसल्स में अगर फास्ट ट्विच फाइबर्स ज्यादा हैं
तो स्पीड ज्यादा रहेगी। और अगर स्लो ट्विच फाइबर से आपकी मसल्स ज्यादा बनी हुई हैं, उसकी कॉम्पोजिशन ऐसी है, बनावट ऐसी है, तो स्पीड कम रहेगी। अब आता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। ध्यान से देखिए, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होता क्या है सर, यहां देखो, बहुत कम टाइम में मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को ही एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, आपकी बॉडी बहुत कम समय में ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखती है, तो उस टाइम पर ज्यादा फोर्स जनरेट होती है। जितनी ज्यादा फोर्स जनरेट होगी उतना ज्यादा मूवमेंट होगा, जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतनी स्पीड बढ़ेगी। इतनी बात क्लियर है। अब आ जाओ सीधा फ्लेक्सिबिलिटी पे। आप डांसर का एग्जांपल मैंने अभी भी दिया था, उनके पास गुड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जॉइंट्स इजिली, मसल्स इजिली, बोन्स को इजिली मूव कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के फ्लेक्सिबिलिटी जितनी ज्यादा बढ़िया होगी जिसके पास, उसके पास मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट होंगे, जिसकी वजह से वो फास्टली डांस कर पाएगा, स्पीडली स्पीड बढ़ेगी। अब कई बंदों के पास फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होती, तो वो एक अच्छे डांसर भी नहीं हो सकते। थैंक यू। आगे देखो, बायोकेमिकल रिजर्व्स एंड मेटाबॉलिक पावर। आपकी मसल्स में एनर्जी स्टोर रहती है एटीपी की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब अगर ज्यादा एनर्जी स्टोर रहेगी, ज्यादा रिजर्व्स होंगे, बायोकेमिकल रिजर्व्स, तो भाई साहब ज्यादा स्पीड होगी। मेटाबॉलिक पावर, आपकी बॉडी आप जब खाना खाते हो उसको कितनी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती हैं। जितनी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगी, आपकी मेटाबॉलिक पावर जितनी ज्यादा अच्छी है, स्पीड भी आपकी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। ये थे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड। आओ फटाफट से ऐसे फैक्टर्स, बॉडी रिलेटेड फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर को पढ़ लेते हैं जो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है मसल स्ट्रेंथ। अगर आपके पास मसल स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग मसल है, तो वो प्रॉपर सपोर्ट देगी। अरे किसे प्रॉपर सपोर्ट देगी? अरे स्मूथली मूवमेंट आप कर पाओगे, उसे सपोर्ट देगी, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। इतना लिख देना। उसके बाद जॉइंट स्ट्रक्चर। भाई साहब, अब मैं ये शोल्डर को देखो, शोल्डर इजिली क्या हो पा रहा है, मूव हो पा रहा है, बिकॉज इट हैज अ बोल स्ट्रक्चर से। तो कुल मिला के अगर आपके पास बोल जॉइंट स्ट्रक्चर है, सॉकेट जॉइंट है, ठीक है, जैसे इजिली सर्कल शेप में घूम जाते हैं, ये देखिए ये, ठीक है, तो जैसे शोल्डर, हिप, तो ये इजिली मूव कर पाते हैं, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है, रेंज ऑफ मोशन इजिली हो जाते हैं। ये देखिए, ये इजिली मूव हो पा रहा है, ठीक है, और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी हाई है बिकॉज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। लेकिन अगर मैं हिंज जॉइंट्स की बात करूं, जैसे नी की, एल्बो की, अब एल्बो ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे तो नहीं जा पा रही है ना एल्बो। क्यों नहीं जा पा रही है? क्योंकि ये बॉल और सॉकेट की तरह नहीं है। तो हिंज जॉइंट्स जैसे बस केवल आगे पीछे ही जो होता हो, जैसे दरवाजे की तरह। तो हिंज जॉइंट्स, नी होगी, एल्बो होगी, इनके पास लिमिटेड मूवमेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। तो जो जॉइंट स्ट्रक्चर है, जॉइंट होते हैं ना हमारी बॉडी में, अगर जॉइंट बॉल नेचर के हैं, सॉकेट नेचर के हैं, सर्कल टाइप घूम जाते हैं, तो शोल्डर, हिप, इनकी रेंज ऑफ मोशन हाई होगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी हाई होगी। और हिंज जॉइंट्स जो केवल दरवाजे की तरह बस आगे पीछे ही होते हैं, जैसे एल्बो, नी, ठीक है, ये हमारे लिमिटेड मूवमेंट को दर्शाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम है। एज और जेंडर। एज, एज के लिए यार दो बताइए। एक यंग एज, बचपन में बच्चों जितने मर्जी जोर से गिर जाए फिर भी कोई दिक्कत वगैरह की बात नहीं आती, तो यंग एज में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है। लेकिन जब बंदा बूढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। ऐसे ही फीमेल्स में मोर फ्लेक्सिबिलिटी बताई गई है और मेल में कम फ्लेक्सिबिलिटी बताई गई है। अब है फोर्थ पॉइंट, इंटरनल एनवायरनमेंट। अरे भाई, आपकी बॉडी के अंदर की कंडीशन कैसी है, टेम्परेचर, मसल्स की इलास्टिसिटी, हाइड्रेशन लेवल, ब्लड का सर्कुलेशन, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी को इफेक्ट करता है। अभी मैंने वार्म अप वगैरह बताया था ना कि भाई वार्म अप का भी पता चलेगा। तो स्पोर्ट्स पर्सन या कोई भी जिम में जाने से पहले हम क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं, क्योंकि वार्म अप करने के बाद शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो मसल्स हैं वो इलास्टिक हो जाती हैं, उनकी जो टाइटनेस है वो हट जाती हैं, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। लेकिन अगर आप ठंडे पड़ जाते हो, कोल्ड कूल कंडीशन में चले जाते हो, तो मसल्स टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। लास्ट यहाँ पे लिखा है प्रीवियस इंजरी। अगर आपको पहले से ही कोई चोट लगी हुई है, इंजरी हुई हुई है, तो उस सिचुएशन में
जो वो आपकी मसल है, जो वो आपका जॉइंट वगैरह है, जहाँ पर भी इंजरी हुई हुई है, वो टाइट हो जाती हैं, वो वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसमें पेन होने का फ़ियर रहता है, जिसकी वजह से मूवमेंट भी लिमिटेड हो जाती हैं। तो ये वो फैक्टर्स थे जो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते और घटाते हैं। होप सो क्लियर हो गया होगा। आओ अब देख लेते हैं आपकी बॉडी से रिलेटेड वो फैक्टर जो आपकी एंड्योरेंस को अफेक्ट करते हैं, कि आप कितनी देर तक बिना थकान के काम कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके ही अंदर? सबसे पहला, आपके लैक्टिक एसिड झेलने की कैपेसिटी, टॉलरेंस। भाई साहब, आपके मसल्स की वो एबिलिटी कि आपकी मसल्स जब आप ज्यादा काम करते हो, जब आप ज्यादा एक्टिविटी, कोई भी फास्ट एक्टिविटी करते हो, तो आपकी मसल्स में ना लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है, सॉरी। तो जिसकी वजह से आपको थकान महसूस होने लगती है। लेकिन अगर आपकी मसल्स में, सॉरी, आपकी बॉडी में बढ़िया कैपेसिटी है, बढ़िया टॉलरेंस है कि उस लैक्टिक एसिड को झेल सको, तो जिसकी वजह से अगर हाई टॉलरेंस आपके पास है, तो भाई साहब थकान आपके पास लेट आएगी, जिसकी वजह से आपकी एंड्योरेंस बढ़ जाएगी। इतनी बात क्लियर है? मूवमेंट इकोनॉमी, अरे भाई किसी भी एक्टिविटी, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, उसको कम एनर्जी खर्च करके एफिशिएंटली करना ही मूवमेंट इकोनॉमी कहलाता है। तो अगर आपकी बॉडी के पास ये एबिलिटी है मूवमेंट इकोनॉमी वाली, तो आप एनर्जी कम खर्च करोगे, काम ज्यादा करोगे, जिससे थकान लेट आएगी। और जब थकान ही लेट आएगी, तो इसका मतलब यू हैव मोर एंड्योरेंस। इतनी बात क्लियर हो गई? अरे यार, मसल कॉम्पोजिशन तो हर एक में आया है ना? स्लो ट्विच, फास्ट ट्विच। भाई साहब वो ये कहता है, अगर आपके पास आपकी मसल ऐसी है जिसमें स्लो ट्विच फाइबर है, तो वो मसल्स ज्यादा देर तक काम कर पाएंगी। जब ज्यादा देर तक काम कर पाएंगी, तो थकान देर से आएगी। जिसमें थकान ही देर से आ रही है, वहां पे एंड्योरेंस, ई एन डी, एंड नहीं हो गया, एंड्योरेंस ज्यादा हो जाएगा। और फास्ट ट्विच फाइबर में वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा कर दीजिएगा। अब आता है एरोबिक कैपेसिटी सॉरी, बॉडी की ऑक्सीजन यूज करने की एबिलिटी ही एरोबिक कैपेसिटी कहलाती है। भाई साहब, जब भी आप कोई काम करोगे, तो बॉडी की मसल्स में ऑक्सीजन भी तो सप्लाई होनी चाहिए। तो बॉडी की ऑक्सीजन यूज करने की एबिलिटी को ही एरोबिक कैपेसिटी चाहिए कहलाती है। और ज्यादा ऑक्सीजन अगर मसल्स को मिलेगी, इफ देयर विल बी अ मोर सप्लाई टू द मसल्स, तो फटीग लेस आएगा, थकान देर से आएगी। आप खुद देखो ना यार, लैक्टिक एसिड क्यों जम रहा है? क्योंकि आप ज्यादा काम कर रहे हो, ऑक्सीजन हट जा रही है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड जमा हो रहा है। लेकिन जब ज्यादा ऑक्सीजन मसल्स को मिलेगी, तो फटीग जो है, लैक्टिक एसिड जो है, वो बहुत देर से जमेगा, थकान देर से आएगी, जिसकी वजह से एंड्योरेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि फटीग लेस हो रही है। तो ये था आपका फैक्टर डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। होप सो इतना क्लियर हुआ होगा। हाँ जी, सभी बच्चे अब जरा ध्यान से सुनिए। इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके मस्कुलर सिस्टम पर क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं, वो जरा ध्यान से देखिए। ये तो यार आप खुद अगर बनाकर भी लिख सकते हो, आप तो आजकल जिम जाते हो सभी बच्चे। तो अब जरा ध्यान से देखिए। इंक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ। भाई साहब, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो रेगुलर एक्सरसाइज से मसल स्ट्रोंग होती चली जाती हैं। लिफ्टिंग, पुशअप्स, ये सब मेरी मसल्स को, आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। इतनी बात क्लियर हो गया? सॉरी। मसल्स हाइपरट्रॉफी, यानी कि मसल्स का साइज भी इंक्रीज हो जाता है, मसल्स की फाइबर इंक्रीज हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। इंप्रूव्ड मसल्स एंड्योरेंस। अरे भाई, रेगुलर एक्सरसाइज करो आप, इससे क्या होगा? आपको थकान लेट होगी, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी आपकी मसल्स को, ज्यादा देर तक आपकी मसल्स काम कर पाएंगी। क्लियर है? इससे मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह भी बढ़ जाएगी। बेटर मसल टोन, वो ये कहता है मसल्स वेल शेप्ड हो जाती हैं। ठीक है जी, टाइटनेस आ जाती है मसल्स में, एक आपकी बॉडी को करेक्ट पोस्चर मिल जाता है, पोस्चर इंप्रूव हो जाता है। इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू मसल्स। भाई साहब, हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज इंक्रीज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। अरे किससे? एक्सरसाइज करने से, जिससे मसल्स को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लैक्टिक एसिड फिर कम हो जाता है, थकान देर से आती है, जिसकी वजह से फिर एंड्योरेंस बढ़ जाता है।
एक दूसरे से कनेक्ट भी हैं सारे के सारे ये। इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मसल्स। भाई साहब आप जिम में जाके स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं ना, अब जब आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सॉरी करते हैं तो इससे मसल्स फ्लेक्सिबल बन जाती हैं। ठीक है, और जब मसल्स फ्लेक्सिबल बन जाती हैं ना, तो भाई साहब इजिली आप जॉइंट्स को मूव कर पा रहे हो, तो रिस्क जो है इंजर्ड होने का वो कम हो जाता है। तो एक्सरसाइज करने से, और आपके दिमाग में भी अगर कुछ और चीज आ रही हो तो आप वो भी लिख सकते हो, जरूरी है यही पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन आपको समझा दिया गया है कि भाई साहब मस्कुलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। होप सो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।